तो जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नाम का टॉपिक है हमारे पास। तो सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, ये मैं बोलना भूल गया, है ना, विश करना बहुत जरूरी है। तो एक काम करते हैं, इसे 16 पे कर दो, तब तक क्या पता थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। थोड़े बहुत मच्छर हैं, आज बारिश बहुत ज्यादा है, एडजस्ट करो। और ये डेंगू वाले नहीं है, मैंने पहले बता दिया, डेंगू वाले नीचे तक उड़ते हैं, ये ऊपर उड़ रहे हैं। ऑल वेल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका 7वां चैप्टर, चैप्टर 7, मतलब टोटल लॉ के अंदर आपके चैप्टर 7 हैं। चैप्टर 2 हमने कवर कर लिया, 3 कवर कर लिया, 4 कवर कर लिया, 5 कवर कर लिया, 6 कवर कर लिया। बहुत मेहनत करी है आप लोगों के ऊपर मैंने, और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है। आप लोग पूरा सपोर्ट में थे, डेली हमारी क्लासेस हुई, लंबी लंबी क्लासेस हुई, बहुत डिटेल में हमने करे, बहुत सारे टेस्ट हम लोगों ने लिए, राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई गई है। पूरा प्रॉपर आप लोगों को पूरा एक जो है क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा क्या होता है ना, वो पूरा सेट दे दिया चीजों का। अब आप लोगों का काम है इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना। ये वाला जो एक्ट है, ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, 1881। आज की क्लास के शुरुआती 20 से 25 मिनट किसी कहानी पे और कोई बात बताने पर, और फिर आज की क्लास को मैं शुरू। सबसे पहले तो मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताना चाहता हूं कि सर नेगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्या होता है? और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है डॉक्यूमेंट। एक वो डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर कानून बना, और कब बना ये कानून? 1881 के अंदर। तो इसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है। तो ये नेगोशिएबल क्या कहता है, बड़े प्रेम से और सादगी से इस चैप्टर को समझना, स्लोली स्लोली। पुराने समय की बात करते हैं, ओल्ड टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, पुराने जमाने में भारत के अंदर राजाओं का राज चलता था, किंग, ठीक है। हर एक जगह के राजा होते थे। दिल्ली का अपना राजा, दिल्ली में भी अलग अलग, राजस्थान तो पूरा अलग ही अलग था, जोधपुर के राजा, उदयपुर के राजा, जयपुर के राजा, सारे पुर वहीं पर है ना जी। जितने भी ये राजा लोग हैं, उन सबकी अपनी सल्तनत होती थी, और ये लड़कर जीतते थे और लड़कर हार जाते थे उस जगह को। गलत तो नहीं कह रहा? सारे राजा लोग अपना अपना एरिया जो है वो चलाते थे, बढ़िया अपनी जिंदगी उन लोग कट रही थी उन लोग। अब क्या हुआ, एक मूवी आई, मूवी का नाम है पद्मावत। देखिए आप लोगों ने? क्यों देखी थी? किसी ने देखी है पद्मावत? सिनेमा हॉल में देखी थी, पापा गोदी में ले गए होंगे, बहुत साल पहले आई थी। 2016 में आई थी, नवंबर में, ठीक है। अरे यस, अब तो तू पलट रहा है, तू गोदी में गया था, एक्सेप्ट कर। आगे बढ़ते हैं। बात खत्म हो गई। 16 में आई थी, नहीं आई थी? देख गूगल पे। हाँ, ये देख रिलीज टाइम, देख इसका। आ जाओ आगे, आ जाओ, आप पलट मत, हो गया। चलो सुनो, सब सुनो ध्यान से। नवंबर 2016 में ये मूवी आई थी पद्मावत नाम की, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। इसमें हीरोइन थी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह और शाहिद कपूर। यस सर, ये क्या मुजरा चल रहा है यहाँ पर? नहीं जी, ये सब कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ बताना है, सुनना चाहूँ। इस मूवी के अंदर एक राजघराना होता है,
और उस राजघराने का नाम होता है मेवाड़। तो मेवाड़ का राजा होता है, अब मेरे को नाम उसका वैसे याद नहीं है, शाहिद कपूर एक्टर का नाम है, बता दिया। ये वहां का क्या होता है, किंग। और शाहिद कपूर की एक बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ होती है, उसका नाम होता है पद्मावत। और एक्टिंग किसने करी है? अरे वो लड़ाई हो गई थी ना, इसलिए पद्मावत नाम करना पड़ा, मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे से ना भिड़ जाए कोई। तो पद्मावत जो कि दीपिका पदुकोण ने एक्टिंग करी है। ऑल वेल। तो फिर इसी मेवाड़ के अंदर कोई ब्राह्मण था या कोई वहां का कोई पुजारी पंडित टाइप कोई बंदा था जिसने कोई गलत हरकत कर दी और उसको इस मेवाड़ राज्य से बाहर निकाल दिया गया। बट वो दिमाग का बड़ा शातिर था, तो उसने बोला मैं तुमसे बदला लूंगा। और वो चला गया उस समय के बहुत बड़े राजा के पास, मतलब जो मुगल शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी को जाकर उसने बताया कि भाई खिलजी, क्या तेरी ये जो रानियां हैं, पहले ऐसा होता था एक राजा, जैसे एक तुमने कहानी सुनी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पहले एक था राजा 100 थी रानी, राजा मर गया, राजा रानियों के और आए। गुड नॉर्मल। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब को बोला इस मेवाड़ के उसी राज पुरोहित जो भी बंदा होगा उसको ये बोला, जिन्होंने मूवी नहीं भी देखी उनको भी समझ में आ जाएगा अभी, है ना, कि भाई क्या तेरी रानियां है, राजघराने में जा, मेवाड़ के पद्मावत नाम की एक रानी है, बहुत खूबसूरत, और तेरी ये रानियां सब फेल है उसके आगे। तो तू, तेरा इतने बड़े राजा होने का क्या फायदा, क्या मकसद, जब तेरे पास पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी ना हो। चढ़ गया भाई। तो एक पुराना डायलॉग है, मरे कहाँ मोहब्बत में। ये जो वॉर हुई है ना आज तक जितनी भी हुई है, सब मोहब्बत की वॉर है। कभी भी महिलाओं ने वॉर करवाई है। अच्छा मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, आप लड़कियां हो, ठीक है। तो भाई यहां भी हो गई, सही है। अब जब प्रेम हो जाता है किसी से, कहते हैं दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। अब तो हो गया प्रेम। अब खिलजी भाई ने कहा अच्छा, अब बता। खिलजी जो है उसने एक संदेश भिजवाया राजघराने में मेवाड़ के, कि जी हम मिलना चाहते हैं। तो मिलने गया, तो वो पहुंचा तो शाहिद कपूर मिला भी उससे। वो कह रहा है कि भाई हमारी एक, आप अपने परिवार को लाओ। शाहिद कपूर कह रहा है हमारे यहाँ परिवार हम ही लोग होते हैं। कहता नहीं, आपकी रानी रानी को भी लेकर आओ। हमारे यहाँ पर रानियां गैरों के सामने नहीं आती। खिलजी का मूड खराब, मूड। तो शाहिद कपूर उसकी इंटेंशन समझ गया। शाहिद कपूर ने उसको भेज दिया वहां से, बेइज्जत करके, रिस्पेक्टफुल बेइज्जती। खिलजी पहुंचा अपने एरिया में, खिलजी का मूड खराब हो गया। और खिलजी पूरे मुगल बादशाह है भाई, और मुगल बादशाह तो फिर उसे क्या टेंशन, उसने वहां से सीधा अपनी सेना लेकर आया। पर ये जो बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, ये कहानी हमने सुनी हुई है, बोर तो नहीं हो रहा कोई? इसी में तो मजा आता है, पढ़ाई में बोर होते हो। और आप उल्टा बोल रहे हो। खिलजी भाई जो है यहाँ से अपनी सेना लेकर आया, और बड़ी भारी भरकम सेना, इतने हाथी ये वो, बिल्कुल बड़ी सेना लेकर आया। अब ये देखो मेवाड़ का राज्य है। जब पहले के राज्य कुछ ऐसे होते थे, वो चारों तरफ से उस राज्य को क्या कर देते थे, ब्लॉक करके रखते। और कोशिश ऐसी होती थी तो राज्य का कम से कम एक साइड या एंट्री या बैक साइड वो वाटर से घिरा होता था, पानी से। एक साइड यहाँ पर है, एक एंट्री यहाँ, एक एंट्री यहाँ है। ये पूरा सिक्योरिटी गार्ड पूरा। और जो दूर दूर तक ना पूरा ये खाली एरिया होता था, ताकि दुश्मन को दूर से देख सके।
खिलजी भाई यहां तक पहुंच गया, यहां तक नहीं पहुंचा, मतलब उसके सामने आ गया। मतलब ये मान लो कि ये एरिया है, ये राजघराना है। अब खिलजी अपनी सेना को लेकर सामने खड़ा है, यहाँ सेना खड़ी है, खिलजी ने यहाँ भी सेना लगा दी, खिलजी ने यहाँ भी सेना लगा दी, और खिलजी ने यहाँ भी सेना। अब बताओ इस देश के अंदर जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो क्या हो गया? हो गया बंद। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब बंद हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकी क्या हो गई होगी? राजा का खजाना क्या हो गया होगा? खाली हो गया होगा। अब राजा का खजाना खाली है, खिलजी सामने बैठा। अच्छा, उस फिल्म में दिखाया भी कई महीनों तक बैठा था खिलजी, 2 महीने सर्दियों में, फिर होली के बाद गर्मी आ जाती है, वो तप जाता वहां पर, जल जाता गर्मी में, तो वापस चला गया। खिलजी इतने समय तक वहां बैठा रहा, तो इतने समय आवाजाही जो है वो अनाज पूर्ति वगैरह बहुत चीजें होती है वो सब खत्म हो गई। राजा यहाँ चिंतित है, तो हमारा तो अनाज पैसा सब खत्म हो गया। तो राजा ने क्या किया? राजा ने वहां के मान लो किसी एक बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर ए को बुलाया अपने पास। इस व्यापारी को बोला राजा ने कि भाई एक काम करो, आप मुझे इतना चावल, इतना आटा और इतना वगैरह वगैरह जो है चीजें दो। अब राजा तो राजा है, और राजा तो पहले एटीट्यूड वाले थे खतरनाक, उनकी कोई चीज गिर गई तो उठाते नहीं थे, हम नीचे नहीं झुकते। तो राजा क्या एक को बोलेगा यार भाई सामान दे दे, पैसा खत्म बोलेगा? तो राजा ने क्या करा, राजा ने एक पेपर पर लिख कर दिया कि 3 महीने मान लो, 3 महीने बाद इस सारे के सारे सामान के पैसे मैं तुझे दे दूंगा, जो भी करेंसी उसकी कंट्री में चलती होगी। राजा ने इस पे क्या कर दिया, साइन करके दे दिया। अब मिस्टर ए ने ये बात बोली, देखो जी राजा साहब, आप तो किंग हो, आप चाहो तो मेरे गर्दन पे तलवार रखकर भी मुझसे सामान ले सकते हो, लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर रहे, आप एक अच्छे राजा हो। और मैं भी ये दान धर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी परिवार है। एक बात बताओ, आज सारा सामान मैं आपको दे दूंगा, और कल को मेरी दुकान पर और सामान जब लाना होगा बेचने के लिए, तो वो मैं कहां से लाऊंगा? के लिए पैसे तो मेरे पास। तो राजा ने ये पेपर दिया, राजा ने बोला ये पेपर पे मेरा सिग्नेचर है, इस पेपर को लेकर जाना किसी के पास भी मेरे राज्य के अंदर, वो तुम्हें सामान देने से मना। ए ने बी को दिया, बी ने ए को सामान दिया, बी पे डॉक्यूमेंट आ गया, बी को पैसों की जरूरत पड़ी, सी को दिया, सी को जरूरत पड़ी, डी को दिया, डी को जरूरत पड़ी, ई को दिया। खिलजी चला गया, इतने खिलजी चला गया, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ई बंदा जो है वो उस डॉक्यूमेंट को लेकर राजा के पास गया कि राजा साहब आपके द्वारा साइन किया गया डॉक्यूमेंट मेरे पास है, इतने पैसे आपके बकाया हैं, कृपया करके आप पैसे दें। राजा ने भी उठाया, पैसा दिया। तो बताओ बिना मनी के सारी मनी वाली एक्टिविटी हो गई या नहीं हो गई? यहां पर एक चीज ये हुई, यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट राजा ने ए को दिया था, ये डॉक्यूमेंट बार बार ट्रांसफर हो रहा है या नहीं? इसी को आप कहते हो क्या? नेगोशिएबल, मतलब ट्रांसफरेबल। आया समझ? सही बताऊं? ऑल वेल? बेटे आ गया? तो उस समय जब ये चलता था ना, तब उसको कहते थे आप राजसी हुंडी। क्या कहते थे? ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये वाकई में बता, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, सच में होता था। हाँ, थोड़ा तरीका अपना डाल, मिर्च मसाला है ना। अब ना राजाओं को भी मांगने में थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा, यार क्या है, मैं से राजा हूं, मैं बोलूंगा। तो राजा के ये काम करते थे उनके मंत्री, मंत्रियों को क्या बोला जाता था उस समय? दीवान साहब। सुना है पुरानी फिल्मों में, दीवान साहब मतलब राजा के मंत्री होते थे। तो अब ये काम मंत्री करने लगे, तो फिर उस समय पर फिर दूसरी हुंडी होती थी जिसको कहते थे दीवानी हुंडी, मोहब्बत वाली नहीं,
मैं दीवानी दीवानी वो वाली नहीं। कौन सी है? दीवानी मतलब मंत्री ने इशू करा। तो ये प्रचलन उस समय से चला जब मनी जेब में नहीं है लेकिन मॉनेटरी एक्टिविटी आपकी हो जाती है। अब ये प्रचलन चला, थोड़ा सा और समय बीता तो भारत में आए अंग्रेज। अच्छा, अंग्रेजों से भी पहले क्या होता था? पहले के जमाने में आपको पता ही है क्या होता था। एक गांव में एक कुछ व्यापारी होते थे, उन्होंने पहले अपना सारी फसल वसल तैयार करी। फसल तैयार हो गई तो फिर एक बड़ा सा बैल, 2 बैल लिए, और बैलगाड़ी के ऊपर सारी फसल, सारा सामान जो भी उसने बनाया वो रखा और चले गए जी दूर दूसरे गांव में व्यापार करने। पहले ऐसे ही जाते थे, आजकल तो अमेज़न है, आता है माल, पहले जाना पड़ता था। वो व्यापार करने जाते थे, फुल वो आराम से महीने 2 महीने 15 दिन व्यापार करते थे, एक लाल सी थैली में सारा पैसा रखते थे। फिर वो आते थे, रास्ते में जंगल पड़ता था और जंगल से डकैत आते थे, वो सारा लाल थैली चुराते थे, छीनते थे। वो फिर अगली बार व्यापार करने जाता था, फिर वो डकैत को पैसे देता था, फिर व्यापार करने जाता था, फिर डकैत को पैसे देता था। पहले यही होता था ना। बड़ी चिंता थी क्योंकि मार्केट में कोई बैंक, तो व्यापारियों ने एक नया नियम बनाया बिजनेस करने का, वो ना कैश ट्रांजेक्शन नहीं करना। वो क्या करते थे? यूपीआई। यूपीआई हमारे डैडी लाए थे 300 साल पहले यूपीआई। वो क्या करते थे सर? समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? वो करते थे सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन। किसी को भी पेपर दे देते थे, कहते 3 महीने बाद दूंगा पैसे। फिर 3 महीने इंतजाम करके फिर खोपचे से जाते थे, क्योंकि उस समय बैंक। तो प्रचलन बिजनेस का बढ़िया तरीके से बढ़ने लगा। और आपको पता है ना, अंग्रेज थे मौका खोर, जो जहां मौका मिला, मौका परस्त बोलते थे इसको, है ना। अंग्रेजों ने कहा अच्छा ये भी एक धंधे का वो हो सकता है, तो सारे बिजनेस अंग्रेज लोग वगैरह वगैरह सब ऐसे ही करने लगे। डॉक्यूमेंट जारी होते थे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसे दिए जाते थे। वो डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। बीच में वो डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर होता था, जिसको जितने जरूरत है वो दे दो। जैसे मैंने इससे 20,000 लिए, डॉक्यूमेंट दे दिया, मैंने कहा 4 महीने बाद दूंगा। इसको 2 दिन बाद जरूरत पड़ गई, ये इसके पास चला गया। उसने इसको 20 दे दिए, उसको 4 दिन बाद जरूरत पड़ेगी, वो उसके पास चला गया, उसने उसको 20 दे दिए। मतलब एक बंदे, एक 20,000 से 10 लोगों का काम हो जाता था। आ गया समझ? अच्छा एक बात बताओ, जब ट्रांजेक्शन्स ज्यादा होंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे या नहीं? क्या लगता है, इतना आसान थी ये सारी चीजें? यहां पर फिर डिस्प्यूट्स भी आने लगे। क्या आने लगे? बंदे पैसे लेते थे, देते नहीं थे, पैसे लेते थे, देते नहीं थे। यहां आने लगे डिस्प्यूट्स। और फिर जब डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट का आता है कानून। तो 1881 में, कब आ गया बे? हाँ, 1881 में अंग्रेज लोग भारत के अंदर कानून लेकर आए। कानून का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 188। ऑल वेल, उम्मीद करता हूं समझा पाया। ठीक है। जाम में फंस गए थे, कहां पर बताओ? 9:15 नहीं लो, 11, अच्छा पहुंच गए। अच्छा आज पेपर नहीं था। पैदल चलते हुए, भगते हुए? अच्छा बस के साथ ही भाग रहा था, तो समझ गया ना कि बस नहीं जा पहुंच पाएगी। बोले आज पूरी दिल्ली पैक है। मेरे को मैं तो सुबह ही क्लास रख दी थी, इसीलिए 8 बजे, उस टाइम जाम ही नहीं होता। चलो जी, ओके। तो होता है ऐसे, बहुत लेट 9:15 के निकले हो, 11:15 बज गया ना। दिल्ली में ऐसी है, बारिश थोड़ी सी टपकी, जाम चालू, इतना इतना पानी भर जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आता। इसलिए ऐसे एरिया में रहो जहाँ समंदर हो, मरो तो सुनामी में, वरना कभी नहीं। चलो।
तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेटे समझ में आ गया? पूरी हिस्ट्री बता दी आप सभी को मैंने। बेटे वीडियो देख लियो, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ना बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, अलग अलग तरीकों से इश्यू किए जाते हैं, बट ये सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट पर एप्लीकेबल होता है। एक को आप कहते हो प्रोमिसरी नोट, एक को आप कहते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ठीक है? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब डॉग सब उड़ गया मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1888, उम्मीद करता हूं समझा पाया आप सभी को। अब इस चैप्टर के अंदर हमें 4 बातें पढ़नी है। प्रोमिसरी नोट, बिल्स, चेक, उनकी टाइप, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये एक पार्ट हो गया। एक मोड्स ऑफ नेगोशिएशन 2 पार्ट हो गया। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तीसरा है। रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन चौथा है। तो कितने पार्ट में हमें ये चैप्टर कवर करना है? 4 हिस्सों में ये चैप्टर हमारा कवर हो रहा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। ये इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को अभी दे दिया, प्रॉपर समझ में आ गया? तो मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर कर सकते हो, उसको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हो। तो कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए डॉक्यूमेंट which is freely transferable by custom of trade from one person to another by mere delivery or by endorsement and, तो ये पहला शब्द है जो तुम्हें समझना है, मेयर डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ऑल वेल? देखो जी, अच्छे से आ जाना। ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है, ये होता है बाय मेयर डिलीवरी, और यहां नहीं लिखना था इसको, बाय और एंडोर्समेंट। ठीक है, 2 अलग अलग शब्द है। चलो जी, किसी की जेब में कोई नोट है? मेरे पास भी है, मैं ही निकाल लेता। ये 500 है, महंगा नोट है तो हवा भी बड़ी आती है। 10 रुपए को ऐसे करो, नोट ही फट के आता नीचे। करारा सा है ना। भारत में गरीब बहुत ज्यादा गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब बंदा अपने नोट बार बार गिनता है, कहीं कम तो ना हो जाए, गिनते गिनते फट जाते हैं। ठीक है, तो बताओ ये नोट की पहचान क्या है, असली और नकली की? कोई बताएगा इसकी असली नकली की पहचान क्या है? ऊपर करने के बाद मैं आपको एक यूनिवर्सल पहचान बताऊं, तगड़ी। आप कभी इस पहचान को मतलब भूल नहीं सकते। आपके हाथ में कोई भी नोट आ जाए, आप 1 सेकंड में पहचान लोगे नकली नहीं है असली है, या असली नहीं है नकली है। बताओ इसको। कोई एक बंदा यहाँ आए, तू आ जा। तो मैं आपको बता रहा हूँ असली और नकली की पहचान, ठीक है? थोड़ा सा इधर आइयो, कैमरे में भी आ जाइयो, ठीक है? ये मेरा भाई है, ठीक है? ये कैमरे के अंदर आ रहा है। इसको असली नकली की पहचान बता रहे हैं सब बच्चों को, आप सभी देखना। पकड़ नोट, पहले बीच से मोड़। हाँ, मैं दिखाता हूँ कैसे मोड़ना है तुझे, ठीक है? नोट अभी सीधा है, इसको पहले ऐसे मोड़ दो। मोड़ दिया?
मोड़ दिया, इसको एक बार और मोड़ो, मोड़ दिया, इसको एक एक बार और मोड़ो, मोड़ दिया, हो गया। एक बार ना इसको ऐसे करना, जैसे वो नाव नहीं बनाते, ऐसा कर दो बस, ठीक है। नीचे रख, एक बहुत तेज से मार, इस पे ऐसे मार, बस। अब नोट खोल, अब इसने नोट पे मारा, देख गांधी जी का चश्मा टूटा नहीं ना, असली है, जा, ठीक है। तो नोट असली और नकली की पहचान ही है, बहुत तेज मारो, गांधी जी का चश्मा टूट गया एक बार की बात है, हम लोग जो है, हम लोग कहीं जा रहे थे, हमारे मेरे दोस्त का एक ग्रुप है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्लास में, तो थोड़ा बताता हूँ, मजा आएगा आपको सुन के। तो मेरा एक दोस्त है सूरज नाम का, और एक है राहुल। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन से, अभी भी हैं, अभी थोड़ा अपने काम की वजह से हम सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो भाई हम तीनों और कुछ हमारे और भी 6-7 दोस्त थे, मतलब 8-9 बंदे थे। हम जा रहे थे इंस्टीट्यूट में क्लास लेने के लिए, और फीस जमा करनी थी उसमें सूरज भाई को। और सूरज का ना हर जगह कटता था, मतलब उसको कोई भी गाली दे दे, कोई भी उसका बना दे, मतलब वो एक कॉमन सेंट्रिक पॉइंट होता था बेइज्जती करवाने का, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक एटीएम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, गढ़ी अमर कॉलोनी में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर उसको पैसे निकालने थे एटीएम से। उसने ना कहीं कॉल सेंटर में जॉब की थी, उसकी सैलरी आई थी, ठीक है। 1-1.5 महीना करते नहीं है छुट्टियों में कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, ये वो, तो उसने करा। उस टाइम पे ट्रेंड बहुत चलता था कॉल सेंटर में जॉब करने का, 2 महीने। तो वो सैलरी आई, तो वो एटीएम गया, उसने पैसे निकाले, गार्ड बैठा हुआ था, गार्ड थोड़ा मस्तीखोर आदमी था। उसने कहा, वही यही कह रहा था, ये नकली असली का पता कैसे पता करूं, नकली है असली है। तो गार्ड ने उसको बुलाया, हम लोग भी वहीं खड़े थे। टेबल थी, जिस टेबल पे वो नहीं चेक वेक भरते हैं, वो जो फॉर्म रखे होते हैं कुछ, उस टेबल पे गार्ड ने कहा, जैसे अभी इससे मुड़वाया, इधर आओ, ये मोड़ो इस नोट को ऐसे, अब ऐसे करो। अच्छा, हम सब सीरियस, जैसे अभी तुम लोग सीरियस थे, वो भी सीरियस। उसने कहा, आज कुछ नया मिलेगा सीखने में। उसने ऐसे करा, उसने कहा तेज थोड़ा मारो, उसने धीरे धीरे 3 मारे, उसने कहा तेज मारो, दम नहीं है क्या? उसने वो मारा तेज तेज, कह रहा खोलो, पता लगा नकली है, बिल्कुल सस्पेंस बना के। गार्ड ने फिर बोला एंड में, एक ही चीज है जो पता लगाती है, आपके मारने से गांधी जी का चश्मा टूटा। अच्छा, वो भी बेवकूफ कह रहा नहीं। फिर गार्ड कह रहा असली है, जाओ। फिर हम 7-8 लोग थे, हमने क्या करा, हमने पहले जगह को साफ किया, गंदगी थी थोड़ी रोड पे, और फिर लेट के जो हंसे हम लोग, 18-22 मिनट तक हंसे हम। और अपने दोस्त का अभी भी याद है हमें, हमने करीब 5 साल तक उसकी ऐसी की तैसी की थी गांधी जी का चश्मे इधर आ तो चलो फिर आ जाओ, अब मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको। तो बेटे मेरे, ये 500 रुपए मेरे हैं, इसका क्या सबूत है? क्योंकि ये मेरे पास है। एक्चुअली ना, ये जो 500 का नोट है, ये जो नोट है, इस पर लिखा हुआ है हिंदी में, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। मतलब बियरर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसके पास हो वो उसका मालिक। अब खुद ही सोचो, नोट पे ऐसे लिख कर दे, जैसे कि ये मेरा है, अभी फिलहाल मुझे मंथन को देना है, अभी लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, पेन निकाल कर मैं लिखूं मंथन, मंथन ने आगे राजीव को देना है, राजीव। तो नोट तो समझ ही नहीं आएगा थोड़े दिन बाद 500 का है या 5 का है, क्योंकि लिखी इतनी बार देंगे। गलत तो नहीं कह रहा? तो भाई नोट का ना, नोट को बियरर इंस्ट्रूमेंट बोला गया है, जो कि ट्रांसफरेबल होता है बाय ओनली डिलीवरी, जिसको देने के लिए आपको अलग से कोई कानूनी कागजी कार्रवाई नहीं करनी। करनी पड़ती है क्या?
मुझे कोई पैसे दे रहा है तो कोई बस पैसे दिए के बाद खत्म हो गया काम भाई। कोई कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो डिलीवर्ड होते हैं, वो जो ट्रांसफर होते हैं बाय मेयर डिलीवरी, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ऑल वेल। तो अगर कोई बियरर डॉक्यूमेंट है तो वो आप ट्रांसफर करोगे, बस डॉक्यूमेंट दे दिया सामने वाले को, हो गया काम खत्म। कुछ साइन नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, समझ गए। और ये जो नोट था ना, वो नोट प्रोमिसरी नोट है। क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ ₹500। ये ले पकड़। फिर जब तुम किसी को दोगे तो आई प्रॉमिस टू पे। ऑल वेल। अब इस तरीके से और दूसरे डॉक्यूमेंट होते हैं जिन डॉक्यूमेंट पर मतलब कि भाई पता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वहां पर सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा खतरा है। और जैसे ये 500 का नोट मान ले मेरा खो गया, तो जिसको मिला वो मुझे देने आएगा क्या? जनरली मतलब सड़क पे गिरा है तो बताओ वो मेरे को देने आएगा क्या? वो नहीं देने आएगा। हो गया जी। मान लो पता भी है तो मेरी क्लास में 2-4 बार पैसे गिरे हैं, आज तक नहीं आया कोई। मैं वेट कर रहा था, मैं कोई तो आओ। कोई भनक नहीं लगने देता कि उसको मिले। कह रहे आज गिरा के जाओ। मंथन का मतलब क्या होता है? रगड़ना। इतना रगड़ूंगा ना तुझे। समझ गए? आ जाओ। यही होता है ना मंथन का मतलब, समुद्र मंथन। ऑल वेल। तो इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इंडोर्समेंट एक सेफ्टी टूल है। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट बियरर नहीं है, वो ट्रांसफर होगा बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि लिखा था, मिस्टर ए ने वादा किया था मिस्टर बी को कि भाई मैं 3 महीने बाद तेरे को 1 लाख रुपए देने का वादा करता हूं। ऑल वेल। तुझे दूंगा। नाम किसका था? अब मान लो मिस्टर बी, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना, बियरर में किसी का नाम नहीं लिखा होता। अब बी ये इंस्ट्रूमेंट सी को दे रहा है, तो पहले वो उस इंस्ट्रूमेंट में अपना नाम काटेगा और किसका नाम लिखेगा? दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ऑल वेल। मैं आपको पहले दिन अभी पहले ही बता दिया, आप सबसे यूनिक चैप्टर पढ़ रहे हो अभी। ये सीए इंटरमीडिएट में हुआ करता था पिछले अटेम्प्ट से पिछले अटेम्प्ट तक। लास्ट अटेम्प्ट में नए बच्चों के लिए आया, अब आपका ये सितंबर दूसरा पेपर हो जाएगा। ऑल वेल। चलो वापस बड़े प्रेम से पढ़ेंगे जैसे बाकी चैप्टर आपने पढ़े थे। लॉ आपकी कैसी है? जबरदस्ती या नहीं? फालतू कोई बोल ले तेरी ऐसी की तैसी, गाली मत देना। सही है। मेरे को चाहिए लॉ के अंदर एटलीस्ट 60, इको के अंदर टारगेट 90 का मारना है। पास सबको होना है। ठीक है। लेके तो चल सकते हैं ना, किसी को थोड़ी नहीं बेटे तू फेल हो जा, रिजल्ट का सवाल है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। सबको पास होना है। और आप मजाक भी मत करो। अभी फीस देकर आया हूँ। ठीक है। समझ रहे हो बात को? अभी कुछ जमा करा के आया ना तू? हाँ मैं देख रहा था। मैं ये नोट तेरा वाला ही है जो मेरे पास है। ये कड़क कड़क लाया था ना तू? ये देख, तेरा वाला ही है। ठीक है। बियरर इंस्ट्रूमेंट है, अब इसका मालिक मैं हूँ। थोड़ी देर में मैं किसी को दे दूंगा, घर बाहर जाके बीवी को दूंगा ये ले। फिर ओनरशिप वो इतने बेटी बड़ी हो जाएगी, लाओ मम्मी। चलो जी। द प्रॉपर्टी इन सच एन इंस्ट्रूमेंट पास टू द बोनाफाइडे ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप उस इंस्ट्रूमेंट की बोनाफाइडे, बोनाफाइडे मतलब चोर नहीं, ट्रांसफरी ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए। ट्रस्टवर्दी का मतलब ये मुझे आप पे भरोसा नहीं, मतलब जैसे ए ने बी को दिया तो बी ने उसको फॉर वैल्यू लिया है, खरीदा। बी ने बदले में कुछ दिया होगा। बी ने सी को दिया तो सी ने ही बदले में कुछ दिया। सी ने डी को दिया, डी ने बदले में दिया,
डी से ई ने चोरी कर लिया, तो ये बोनाफाइड है, चला गया रियलाइज करवाने के लिए। समझ गए बोनाफाइड है मतलब? So this act does not define the term negotiable instrument. However, section number 13 of the act provides, अभी मैंने आपको बताया सिर्फ 3 जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है, और ये डॉक्यूमेंट होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और बियरर। अब जरा ऑर्डर और बियरर समझ लो। जैसे अभी नोट में लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द, धारक मतलब बियरर, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? और ऑर्डर मतलब मैं ये बोलता है मैं मिस्टर बी को 3 महीने बाद 20,000 रुपए दूंगा, ये क्या है? ऑर्डर, जिसपे किसी का पर्टिकुलर नाम। आगे समझ में? मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे रिलायबल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो नेगोशिएट होते हैं, वो ऑर्डर वाले होते हैं, बियरर वाले नहीं। बस कुछ जगहों पर बियरर, जैसे नोट है, ये जो पैसा है इसको बियरर बनाना मजबूरी है, ये नोट पे थोड़ी बार बार एड ऑन करेंगे, ये लो आपका, ये लो आपका, ये लो आपका। नोट के पीछे तो 40 स्लिप आ जाएगी फिर नामों की, क्योंकि नोट तो एक दिन में 10,000 बार इधर से उधर घूमता रहता है। समझ गए जी? तो इट इज टू बी नोटेड दैट, जैसे हुंडी होती है, ट्रेजरी बिल, बियरर डिवेंचर, रेलवे रिसीप्ट, डिलीवरी ऑर्डर, बिल ऑफ लेडिंग, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट इस चैप्टर में नहीं आते। देखो, जो भी डिलीवरी ऑर्डर होते हैं, क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता? वो भी तो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो भी मिस्टर ए ने बी को दिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने आपको बताया था, एक ट्रक जो है वो मेरा दिल्ली से जा रहा है, कहां पर? चेन्नई, जिसमें माल जा रहा है, तो मैं उस ट्रक वाले को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देता हूं या नहीं देता? बट ट्रक वाला वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो बस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ओनरशिप है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बस 3 नाम से होते हैं, वो तीनों नाम मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और, सही है? अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जरा अच्छे से समझो बेटे। ये बुक से अगर आपने पढ़ लिया ना और मेरी क्लास को सुन लिया, नेगोशिएबल इतना तगड़ा हो जाएगा ना आपका, कोई भूलोगे नहीं जीवन में, मान लो 10 नंबर। ठीक है? बहुत प्रेम से, अच्छा कंपनीज एक्ट दिया था, होमवर्क भूल गया था, अभी याद आया, कर लिया है सबने? चलो आज तो मैं भूल गया हूँ, परसों मंडे को पूछता हूँ, ठीक है? तैयार है ना? और थोड़ी सी तैयारी कर लो, दिमाग में नहीं रहा मेरे आज। तो सब कितने कमीने लोग हो ना तुम, किसी ने नहीं बताया। चलो आ जाओ चलो। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनो, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर या पेबल टू बियरर। अब पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर कब होता है? पहले मैं पेबल टू ऑर्डर बता रहा हूं। पहली बात, उसमें एक्सप्रेसली टू बी सो पेबल हो, जैसे कि मान लो कटरीना ने सलमान को बोला आई ओ ₹50,000 टू यू, क्या यहां पर देने का कोई वादा है? क्या मतलब है इस बात का? भाई मैंने तुमसे 50,000 ले रखे, मतलब ये कंफर्मेशन दे रही है। जैसे अपनी बीवी से कभी कुछ मांगो, हाँ दूंगी ना, पैसा मांगो, पैसा कभी तुम जमा करो अपनी वाइफ के अकाउंट में या कैश में, वो वापस नहीं आता, वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंड। तुझे कैसे पता? अच्छा अच्छा, मैंने कहा तेरा भी साइलेंटली चल रहा है। आ जाओ आगे बढ़ते। तो जो, सुनो जी सुनो, तो कटरीना ने सलमान खान को बोला हाँ मुझे आपको 50,000 देने हैं, क्या ये कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, ये बोलती मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको 50,000 रुपए 2 महीने 3 महीने बाद दूंगी, या तो आपको दे दूंगी 50,000 रुपए पेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन,
and does not contain word prohibiting its transfer, that is it is transferable by endorsement and, और देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बंदे पर ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो वो उस पर लिख सकता है प्रोहिबिटिंग द ट्रांसफर, मतलब सामने वाला बंदा जिसने ये इशू करा है वो ना थोड़ा सेफ्टी रीजन पे, सिक्योरिटी रीजन की वजह से लिख रहा है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके लिए, आप इसको आगे ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो सिर्फ एक बंदा ए से बी के पास गया, बस खत्म। लेकिन अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा तो बाद में ये बंदा आगे, ये आगे, ये आगे, ये आगे, ऐसे ट्रांसफर, समझ गए सब। और अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बियरर में भी ऐसी है, उसमें भी एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, क्या ही प्रॉमिस टू पे द बियरर ₹60,000, बट वहां पर जो लास्ट ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट जो है ना वो ब्लैंक होती है, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मैंने बियरर लिखा है, मतलब किसी का नाम, तो ये कितनी बार भी ट्रांसफर होती जाएगी, और कोई साइन कुछ नहीं करने की जरूरत, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो उसका ओनर, वो जाकर पैसे ले लेगा ड्यू डेट से पहले। एक डेट होती है ना, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज 90 डेज ग्रेस पीरियड, उतने दिनों के अंदर जाके ले लो। आगे समझ, ऑल वेल। तो आगे कहता है दैट इज द पर्सन हु पजेस इट कैन डिमांड पेमेंट, फॉर एग्जांपल अ चेक मेड पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, दैट चेक इज इंडोर्स्ड बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय दैट, जब चेक हम साइन करके देते हैं तो स्पेसिफाइड पर्सन को देते हैं, और बैक पर उसका साइन वगैरह भी सब अपना करते हैं, फ्रंट पे भी बैक पे भी अपना फोन नंबर वगैरह डिटेल लिख देते हैं कि जी ये स्पेसिफाइड पर्सन के बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, एक एक करके अच्छे से समझ ला। पहली बात, ये हमेशा भाई लिखोगे तो ट्रांसफर क्या करोगे, जवान बातें, शब्द, तारे जमीन पे चल रही है, ये अक्षर उड़ रहे हैं, उड़ रहे होते ना अक्षर, है ना। तो इट इज नेसेसरीली इन, इसका राइटिंग में होना अनिवार्य है, और भाई साइन भी कर देना। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको 20,000 दूंगा, साइन करे नहीं चला गया अब वेट कर, इसका क्या करूं। जैसे मैंने आपको चेक इशू करा बिना साइन करे, तुम चले गए बैंक में, लाओ जी पैसे दो, उसने दिया, बैंक वाले तो 4 फाड़ के 6 बार मुंह पे मारेगा, गिरा के फिर उठा के फिर मारेगा, फिर गिरा के फिर मारेगा। बेवकूफ आदमी, चेक बिना साइन के लेकर आता है, तू मजाक कर रहा है हमारे साथ, सही है। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू, अरे ये एक्ट बना ही ट्रांसफर के लिए, नाम ही ना ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, सही है। चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझाऊंगा जरा पहले इसको, चौथे वाले सुनना जरा। ए ने डॉक्यूमेंट जारी करा बी को, ठीक है, बी ने जारी करा सी को फॉर कंसिडरेशन एंड फॉर वैल्यू, यहां भी यही हुआ है, फॉर कंसिडरेशन फॉर वैल्यू। सी ने डी को दिया फॉर कंसिडरेशन, डी ने ई को दिया चोरी करा किसने, एफ ने, एफ ने जी को दे दिया, जी ने फॉर वैल्यू लिया, फॉर कंसिडरेशन लिया और गुड फेथ में लिया। जी को पता था कि एफ चोरी करके लाया। तो सुनो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर
जो भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा, जैसे कि यहां पर कौन था होल्डर, इसको कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स मतलब थोड़े समय के लिए, है ना, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है तो ट्रांसफर कर देंगे। फिर बाद में एचडीसी कौन बना, फिर बाद में एचडीसी कौन बना, यहाँ एचडीसी कौन बना, और यहाँ एचडीसी कौन बना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वन ऑफ द यूनिक फीचर ये कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल देन प्रीवियस होल्डर। तो जब ये डॉक्यूमेंट इसके पास था, इसके पास बेटर टाइटल था। फिर जब इसके पास आया तो इसके पास बेटर टाइटल था। फिर जब ये डॉक्यूमेंट इसके पास आया तो इसके पास बेटर टाइटल था। ई के पास आया तो ई के पास बेटर टाइटल था, और जी के पास आया तो जी के पास, तो जी अब मान लो पैसे लेने गया और जी को ये बोला गया भाई ये तो चोरी का चोर से खरीदा तुमने, तो यहाँ जी की कोई भी गलती, इसको आप पैसे देने से मना। हाँ, इस पे जो एक्शन वैक्शन लेंगे वो बात की बात है। फिलहाल होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स ऑलवेज बेटर। आ गया समझ में? कोई डाउट है किसी को बेटे? बड़े प्रेम से बताया आपको मैंने। तो पढ़ो चौथा पॉइंट, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम। आ गया समझ? होल्डर को आप हमेशा बोलोगे एच डी सी, होल्डर इन ड्यू। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स, एक चीज और, ड्यू डेट से पहले ट्रांसफर करना। ये नहीं कि ड्यू डेट के बाद आप ट्रांसफर कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी। द प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली। तो सुनो, मैं आपको जब भी प्रॉमिस कर रहा हूं तो बिना कंडीशन लगाए प्रॉमिस करूंगा। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000 इफ यू मैरी मिस्टर बी। अगर आप बी के साथ में शादी करोगे तो मैं वादा करता हूं आपको क्या दूंगा। और मान ले जिसको मैं ये बात बोल रहा हूं वो सलमान खान का फैन निकला तो गाड़ी से नहीं उड़ाना, शादी नहीं करी उसने तो भाई ये जो प्रॉमिस है ये मेरा क्या है, ये कंडीशनल प्रॉमिस है, गलत हो गया। प्रॉमिस क्या होना चाहिए, और मैं एक्सप्रेसली सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए, मनी ओनली वर्ड है, मनी ओनली। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ₹1 प्लस कोई चीज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाटर सिस्टम प्लस ₹1 चल जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये काम नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता। ऑल वेल। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको इस चीज का हमेशा ख्याल रखना। द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पेई मस्ट बी सर्टेन। जितना देना है ₹10,000 3 महीने के अंदर मिस्टर बी को, तीनों बंदे क्या होने चाहिए, सर्टेन। बी सर्टेन नहीं है तो फिर नाम लिखो क्या, एंड द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड। मेयर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट, मतलब बनाकर डिलीवर्ड करो, ये नहीं बना के अंदर रख लिया अपने ड्रॉर में, चेक साइन करा अपने पास रख लिया, बड़ा पागल है। सही है? मेरे बच्चे समझ में आ गई कैरेक्टरिस्टिक सारी? चलो देखो, इन्होंने इस कैरेक्टरिस्टिक को बहुत प्रेम से यहाँ पर सजाकर लिखाया हुआ है, जरा पढ़ो जरा इसको सारे नाम। इट मस्ट बी रिटन, signed, transferable, title from defect, can be transferred any number of time, unconditional, certainty of sum payable or delivered। आगे समझ? तो अब मैं आपको सबसे पहला स्टार्ट करा रहा हूं प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फिर चेक। कर दे। प्रोमिसरी नोट,
मेरी भी ले जाता है यार। आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे प्रोमिसरी नोट के बारे में जरा समझना। ओए क्लास में, प्रोमिसरी नोट का मतलब एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। डेफिनेशन बता रहा हूं। अंडरटेकिंग का मतलब ही वादा होता है, और ऊपर कैरेक्टरिस्टिक बोला है, वादा कोई भी करना, कंडीशन मत लगाना, या कंडीशन ऐसे लगाना जो बाउंड टू हैपन हो सके। जैसे मैं ये बोलता कि ये बंदा की डेथ के 6 महीने के बाद मेरे से पैसे ले लेना, तो ये बाउंड टू हैपन मतलब डेथ उसकी होनी होनी है, कभी ना कभी होगी। लेकिन मैं ये बोलूं उसकी शादी के 2 महीने बाद ले लेना, तो फिर ये शादी उसका मन नहीं करे तो। समझ गए बात को, क्लियर है? तो प्रोमिसरी नोट जो है वो हमारा एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए प्रोमिसरी नोट, बहुत अच्छे से समझना, ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में होता है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। इसको अभी नहीं मान रहे हम लोग, क्योंकि ये इशू करने का जिम्मेदारी किसका होता है? आरबीआई और सेंट्रल। अगली बात इंपॉर्टेंट आई, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल साइंड बाय द मेकर। जैसे कि मैंने आपसे 20,000 का सामान लिया, तो मैं लिख रहा हूं आई प्रॉमिस टू पे यू, मतलब आपका नाम लिख दूंगा, मान लो मिस्टर ए, और इज ऑर्डर, या ए के कहने पर, ए जिसको बोलेगा उसको, ए ने आगे ट्रांसफर कर दिया, ए के कहने पर मैं उस बंदे को तो दूंगा जिसको ट्रांसफर किया है। सम ऑफ रुपीज 20,000 और क्यों दूंगा? और वैल्यू 20,000 को 2 बार लिखेंगे प्रॉपरली। आज क्या तारीख है? 26 जुलाई 2024। ठीक है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग हो रही है ये, समझ गए बच्चों? आ जाओ। तो 20,000, 26 जुलाई डेट, और प्रॉपरली स्टैंप ड्यूटी लगाऊंगा। स्टैंप समझते हो, वो जो स्टिकर होता है, स्टैंप ड्यूटी, सरकारी मोहर जो होती है, स्टिकर देखे छोटे छोटे बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं उसके, साइन बाय द मेकर। और मैं ये किसको दे रहा हूं? पेई को। पेई मतलब जिसको 20,000, मिस्टर ए। पता है आपको, प्रोमिसरी नोट का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, जैसे बैलेंस शीट का शेड्यूल 3, इसका नहीं होता, बट बनता इस तरीके से जो मैंने आपको अभी बताया। आगे समझ? तो देखो, टू पे साइंड बाय द मेकर, मेकर यहाँ कौन है? दीपक पाठक। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, और ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर। या तो ए को दूंगा, या ए के ऑर्डर पे किसी को दूंगा, या वो डॉक्यूमेंट क्या होगा? ये सब लोग कौन है? तो भाई यहां पर एक बात आपको समझ में आई, प्रोमिसरी नोट में 2 बंदे होते हैं, मेकर राइटिंग में होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। आ गया समझ? कैसा लगा भाई सेक्शन 4 का? तो देखो, इन्होंने एक स्पेसिमेन दे रखा है प्रोमिसरी नोट का, ₹10,000 स्टैंप लगा रखी है, स्टैंप ड्यूटी, लखनऊ 10 अप्रैल, 3 मंथ आफ्टर डेट, मतलब इस डेट के बाद, आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश। रमेश कौन है? पे, या उसके ऑर्डर पे, मतलब ये बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। द सम ऑफ ₹10,000। अच्छा, रुपए को 2 बार लिखते हैं, और चला 10,000 लिखा, किसी ने आगे एक जीरो और बढ़ा दिया, कहा भाई 1 लाख दे, अगले नीचे देख 10,000 भी है, और वैल्यू
तो मैंने लिखा टू किसके नाम पे, श्री रमेश बी 20 ग्रीन पार्क मुंबई मेकर, ये मैंने लिखा है, सही है। और मैं कौन हूं, राम। राम कौन है यहाँ पर, राम मेकर है, जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है, जो देगा, जो लाइबल है। और श्री रमेश कौन है, वो पेई है। आगे समझ में। तो भाई यहां पर पता लगा मिनिमम कितनी पार्टी होती है, मिनिमम नहीं, 2 ही पार्टी होती है। समझ गए। तो देखो, पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट, नंबर 1 मेकर, नंबर 2 द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड द मेकर and he is the debtor and must sign the instrument. Pay is the person to whom the amount of on the note is payable. देखो कस्टमर होता है ना जो सामान लेता है, उसको आप ड्रॉवर बोल सकते हो, मेकर, डेटर या पेयर। और ड्रॉई कौन होता है, बियरर, क्रेडिटर और पे, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। तो भाई प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सर क्या क्या है। सबसे पहली एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोमिसरी नोट होना चाहिए क्या, ओरल प्रॉमिस नहीं होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। कौन सा प्रॉमिस होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट इज इनसफिशिएंट, जैसे मैंने बोला आई ओ ₹20,000, ये तो मैं एक्नॉलेज का, हाँ भाई मेरे को देने थे, तो देना, फिर देने है ना, मैं भाग रहा हूँ कहीं। इंडिया में ऐसे ही होता है, बेइज्जती कर दी तूने मेरी, अब नहीं दूंगा। खतरनाक बंदा होता है आज की डेट में डेटर जो है, वो मौका ढूंढ रहा होता है बेइज्जती का। चलो एग्जाम्पल, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव, ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है। देखो साफ साफ कह रहा है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू। ऑन डिमांड अभी आगे बताऊंगा, जब तू मांगेगा तब मैं दे दूंगा। एग्जाम्पल, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, आई ओ यू शॉर्ट में लिखा हुआ है, वही है IOWEU। So this is invalid promissory note as there is no promise to pay, it is just an acknowledgement of debt. यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं। और एक बात और, प्रॉमिस डेफिनेट होना चाहिए, और therefore instrument payable on performance or non performance of particular act या हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एक्ट, ये प्रोमिसरी नोट नहीं होते। जैसे किसी की शादी, हाँ हाउएवर, ये अच्छा पॉइंट है, हाउएवर वाला ये पेपर में आता है तो समझना। However, the promise to pay may be subject to a condition which according to ordinary experience of mankind is bound to happen. जैसे मैं ये बोलता हूँ मिस्टर बी की डेथ के 6 महीने बाद ले लेना पैसे, तो भाई डेथ तो, अब सामने वाला ही पागल थोड़ी है, हो सकता है मिस्टर बी जो है वो 84 ईयर की एज का हो, कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा हो, तो बंदे को तो पता ही है मरेगा ही मरेगा। लेकिन मान लो मैं ये बोलूं भाई मिस्टर बी की शादी के 6 महीने बाद ले लेना, तो यहां तो फिर थोड़ा पंगा है। मिस्टर बी ने शादी नहीं करी तो, समझ गए। तो एग्जाम्पल यहां देखो, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 7 डे आफ्टर माई मैरिज विद सी। अब सी किसी और के साथ भाग गई, फिर तेरा ब्याह नहीं होगा, तू बड़ी मोहब्बत करता था उससे, तू उसके प्रेम में पागल हो जाएगा, पुराने गाने सुनेगा, दारू पिएगा, मेरे तो गए पैसे। ना भाई, मैं नहीं मान रहा ऐसे प्रोमिसरी नोट को, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे 500 ऑन डीज डेथ एज डीज डेथ इज सर्टेन, प्रॉमिस इन अनकंडीशनल, 10 प्रोमिसरी नोट इज वैलिड प्रोमिसरी नोट है, कोई टेंशन नहीं है। 5वां एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन डीज डेथ, प्रोवाइडेड डी लिव्स मी इनफ टू पे दैट सम।
डी के मरने पर मैं तुझे पैसे दे दूंगा, कंडीशन ये है कि डी मेरे लिए कुछ छोड़कर जाए। बताओ ये वैलिड है? ये तो बहुत गंदी कंडीशन है, क्योंकि तेरी हरकत ही पूरी जिंदगी खराब थी। डी तेरे लिए कुछ छोड़ के क्या जाएगा? वो तेरे लिए जहर रख के जाएगा, मेरे जाने के बाद गम में पी लेना। सही है? अगला पॉइंट, ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट एंड इन। तो इसको साइन कौन करेंगे? इनको मेकर साइन करेंगे, और बिना साइन के ये इनकम्प्लीट और इनइफेक्टिव। और अगला है प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, पैसा ओनली। देखो लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड टू डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। 500 रुपए प्लस ब्लैक। ना भाई, ये ब्लैक हॉर्स वाली गड़बड़ हो गई, यहाँ कोई बार्टर सिस्टम थोड़ी चल रहा है। और ऊपर कैरेक्टरिस्टिक में सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट थी शायद, कि मनी ओनली की बात करते हैं और कुछ नहीं। So it is not a valid promissory note as the promisor need to deliver his black horse which is not। अगला है promise to pay a certain sum, मतलब अमाउंट जो है वो क्या होना चाहिए? 500, 1000, 2000। मैं कह रहा हूँ दे दूंगा। कितने देगा? जो मर्जी ले ली, पैसा बहुत है। अब तुम आए, ला भाई 1 लाख दे। मैंने कब बोला? तूने तो कहा था दे दूंगा। आज नहीं, आज पैसा नहीं है। उस दिन बहुत था, आज नहीं है। ऐसे तो कलेश हो जाएगा। तो इसीलिए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, but sometime the language of promissory note is such that the amount payable can be easily ascertained। In such case promissory note will be, जैसे कि मान लो आपने मेरे से जो है कुछ, आपने कहा आपके खेतों के सारे आलू जो है वो मैं ले लूंगा 5 रुपए किलो। अब यहाँ क्या एग्जैक्ट पता है मेरे खेतों में कितने आलू होंगे, बट बाद में एसरटेन कर सकते हैं ना, तो ये वैलिड है। जैसे ये कह रहा है आई प्रॉमिस टू पे 500 अलॉन्ग विद सिंपल इंटरेस्ट 12%। ये तो मेजर कर लोगे 12%, 12 इंटू 5, 4 महीने का लेट है, इंटू 4/12। ठीक है। द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। ये बड़ा अच्छा है। आगे मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्सन सल्लू ने एक प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया सलमान के ऊपर। तो सल्लू और सलमान दोनों क्या है? कर दिया ड्रॉ, और फिर सलमान ने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। सामने वाले ने गुड फेथ में ले, सामने वाले ने सोचा मैं सल्लू से पैसे ले लूंगा, उसने आगे कर दिया, उसने आगे कर दिया। जब बात आई ड्यू डेट की, तो ड्यू डेट पर सल्लू को ढूंढ रहे, सलमान के पास चले गए। सलमान कह रहा मैं तो सलमान हूं, सल्लू थोड़ी, सल्लू तो है ही नहीं यहाँ कहीं। समझ गए? तो भाई बंदे डिफरेंट होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, बंदे सर्टेन होने चाहिए। समझ गए? तो कहता है ए प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू ए बियरर, ओनली द आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक और इशू ए प्रोमिसरी नोट पेबल टू ए बियरर। तो याद रखना कि सेक्शन 31 है बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट का, वो साफ साफ कहता है कि प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर आप इशू क्यों नहीं कर सकते? झगड़े बहुत होंगे जी, बताओ होंगे या नहीं होंगे झगड़े? कैसे? अरे सर बियरर है, किसी ने चोरी कर लिया, वो आ लाओ मेरे पैसा। पीछे से वो आ गया, हाँ चोरी करके ले गया, मैं मेरा है ये, मैं पैसे गिन ही रहा था, अब इसको दूं तो ये मुझे मारे, इसको दूं तो ये मुझे मारे। मैंने कहा पैसे फाड़ के ले, कोई नहीं सालो मरो। तो बियरर में झगड़े बहुत होते हैं। तो उन्होंने बोला भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई ही बियरर इशू करेगा, और कोई इशू, सेक्शन 31 याद रखना। अगला पॉइंट है भाई प्रॉपरली क्या होना चाहिए? स्टैंपिंग होना चाहिए। तो ये प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प। यानी कि अपना खुद का स्टैंप लगा के
ब्लू कलर का ठप्पा चिपकाया, दे दिया ना। एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी आपने पे की हो। समझ गए? कैसा लगा भाई नेगोशिएबल अभी तक? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज इसके ऊपर यहीं ब्रेक मारते हैं, थोड़ा समय है तो मैं आपसे जो मैंने टास्क दिया था वो टास्क अभी पूछ लिया जाएगा, ठीक है? अच्छा वो मुझे याद आ गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आगे।